बिल्कुल, वेरी गुड। चलें जी, शुरू करते हैं अपने पहले रिवीजन सेशन का पहला सवाल। सही जी, जो कि बहुत ही ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें 2 सालों का पीएनएल भी बनाना है और 2 सालों की बैलेंस शीट भी बनानी है। और इस सवाल को अगर आपने कर लिया ढंग से तो आपका पूरा डेफर्ड टैक्स रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर चेंजिंग टैक्स रेट का भी कॉन्सेप्ट है, रीवैल्यूएशन भी है, एसोसिएट भी है, टैक्स क्रेडिट भी है, you whatever you can ask। सवाल है क्या नहीं कि गलती से डेफर्ड टैक्स का पूरा चैप्टर भेज दिया है। नहीं भाई, एक पेज का सवाल है यार। अच्छा, आपके डेफर्ड टैक्स के एक पेज के सवाल आते हैं ऐसे, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, एक पेज के सवाल आए मैं पहले। सही है, कस्टमाइज में मैं फिर भेज देता हूँ, मैंने भेजा हुआ है। अच्छा तो देखें, एग्जाम सिचुएशन बना के करें, जैसे मैं ऑडिट भी कराता है, FAR 1 भी चुपचाप सन्नाटे में करते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे आपको टाइम देके जा रहा हूँ, 12:30 हो रहे हैं, 40 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्स 45, क्योंकि एक सवाल को इतना ही डेडिकेटेडली टाइम दोगे ना, 20 नंबर का भी आया तो आपसे मैं मुलाकात करूंगा एग्जैक्टली 35 से 40 मिनट बाद में। हो गया? अच्छा, अब मुझे बात बताएं जल्दी से सारे बच्चों के, आपका जो PPE के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है अकाउंटिंग का, वो कितना है? 1020। चलें जी, चेक करते हैं। ये रहा भाई 1020। अच्छा, अब आपने जो कैरिंग अमाउंट निकाली होगी वो इस मंथ तक से निकाली होगी, जो अभी बता देता हूं मैं आपको। सवाल के अंदर आप जाके देखें तो उसने ये बता दिया कि हमाद लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो पीपी को रखता है कॉस्ट पे। कैरिंग अमाउंट दी हुई है पीपी की 31 दिसंबर 2020 की, यानी इस साल की क्लोजिंग की, 19 की और 18 की। अच्छा, अगर 18 और 19 की क्लोजिंग को ओपनिंग को मैं कंपेयर करूं तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल जाना चाहिए अगर कोई एडिशन या डिस्पोजल नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर 2020 एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी 350, जो कि एक्वायर किया गया था जुलाई 2017 में, वो बेच दिया गया, पर ये 2020 की कहानी है, नहीं 19 में कोई डिस्पोजल नहीं है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर 2019। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लूं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फॉर द ईयर एज पर अकाउंटिंग? यहां तक सही था? चलें जी, अब आते हैं टैक्स बेस के ऊपर। आप लोगों ने टैक्स बेस निकाली? चलें जी, गुड। अब देखते हैं टैक्स बेस कैसे निकाली हमने कहा भाई मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात समझ आती है कि सवाल के अंदर, प्लीज फोकस होकर देखिएगा नीचे, सवाल के अंदर क्या आपको पीपीई के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखती है? ऐसा है? क्या आप इस बात को मानते हो कि पीपीई के ऊपर जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको दिख रही है 2018 का क्लोजिंग मतलब 19 का ओपनिंग, ये अकाउंटिंग और टैक्स बेस के डिफरेंस का परसेंटेज है? अकाउंटिंग और टैक्स बेस के डिफरेंस का क्या है? परसेंटेज है। जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है? जल्दी बताओ। अकाउंटिंग और टैक्स बेस के डिफरेंस का एक परसेंटेज है। मैंने क्या किया, इसको ग्रॉसअप किया। इसको जब ग्रॉसअप किया कितने परसेंट से, तो मुझे मिल गया वो डिफरेंस कि ये डिफरेंस रहा होगा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब आती है ना जब मेरी टैक्स बेस कम हो, क्योंकि आज तक उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ किया होगा। मैंने क्या किया, मुझे अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट पता थी, मैंने कैरिंग अमाउंट में से ये डिफरेंस माइनस किया तो मुझे मिल गया 5.6 मिलियन। एंड यही सेम हरकत मैंने 19 के क्लोजिंग के लिए की। तो क्या टैक्स बेस का ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे मिल गया? ऐसा है? एंड इफ मैं इन दोनों का भी डिफरेंस ले लूंगा तो क्या मुझे भाई मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा एज पर टैक्स अथॉरिटीज? ये देख लो भाई, पीपी का जो टैक्स बेस है वो कितना आ रहा है, ये और ये, इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 1120,000। ये कितने लोगों ने निकाल लिया था टैक्स बेस ओपनिंग क्लोजिंग? निकाल लिया था, गुड। बाकी नहीं, तो पीएनएल के लिए तो डेप्रिसिएशन तो चाहिए ना आपको दोनों का, है ना? तो कुछ कोई और तरीका है ही नहीं। कैसे होगा? अकाउंटिंग की आएगी ना जानी,
टैक्स बेस तो अलग है। हाँ भाई, एनीवन फ्रॉम यू जिसने ये किया हो, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से। 5.6 की फिगर ये कैसे आई, अभी वापस बता देते हैं सिद्धि। नहीं देखो बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है, देखो ये गलती करोगे, इधर इधर बातें नहीं, बातें नहीं, इधर इधर इधर। भाई देखो, ये जो पीपी का बैलेंस दिया हुआ है ना मेरे भाई, ये वाला, ये 6.8 मिलियन, ये अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट है, ये कॉस्ट नहीं है। खरीदा होता तो आप डेप्रिशिएट कर सकते थे, ये कैरिंग अमाउंट है, तो कैरिंग अमाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे अगर टैक्स बेस चाहिए तो मुझे एक बात ये पता है ना, मुझे एक बात ये पता है कि मेरे पास अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस पे एक टैक्स आता है जिसको मैं कह रहा हूं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सही है, मैंने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मुझे 2018 की आखिरी की कितनी दी हुई है, 3 लाख रुपए। मैंने कहा इसको अगर मैं ग्रॉस अप कर दूं 25% से, तो मुझे पता लग गया कि अकाउंटिंग और टैक्स की कैरिंग अमाउंट के डिफरेंस 1.2 मिलियन है। कब? 2018 के आखिर में। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? कब की बात हो रही है? 2018 के आखिर में। मैंने कहा कि जब ये डिफरेंस आए तो अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट तो मुझे दी हुई है ना सवाल में, कितनी दी हुई है? 6.8 मिलियन। तो मैंने ये कहा अच्छा अब बात समझ आई कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब बुक होती है जब मेरी टैक्स बेस कम होती है। वो तो लॉजिक्स हमने डेवलप की हुई है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे टैक्स बेस मिल गई। क्लैरिटी है? हाँ जी ऑनलाइन वालों, अब बता दो। मोहम्मद क्लियर है? अच्छा, अब हसान कह रहे हैं कि सर मैंने 6.8 पे 20% लगा दिया। दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। आप अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और एक और बात बताऊं तुम लोगों को भाई, इसके अंदर प्लांट और मशीनरी दोनों है, प्लांट और बिल्डिंग सॉरी, तो आप रेट नहीं चिपका सकते, इसमें मंतक ही अलग है। तो पहले बताओ डेप्रिसिएशन की हद तक क्लियर है? और एक बात बताओ, लीज कब शुरू हुई है? लीज की भी नीचे एडजस्टमेंट है, क्या यू गो स्टेप बाय स्टेप। लीज भी जुलाई 1 2019 से चल रही है। अगर आपने लीज का शेड्यूल गलत बनाया तो मतलब गया सवाल हाथ से। अब देख लेते हैं लीज की एडजस्टमेंट। प्लीज यार फोकस होके यहाँ पे। हमाद लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम अयूब लिमिटेड। अच्छा मतलब हम है लेसी, ऐसा ही है ना। जुलाई 1 2019 यानी साल के बीच में, एट अ रेंटल ऑफ ₹282,363 पेएबल इन एडवांस फॉर 5 years। डाउन पेमेंट एंड एग्रीमेंट चार्जेस पेड बाय द कंपनी आर, ये दोनों आ गए। एक आईडीसी है और एक अच्छा डाउन पेमेंट रेंटल्स का पार्ट नहीं होगी, ऐसा ही है सर। पीपी के डी अकाउंट में रीवैल्यूएशन सरप्लस लेंगे ना, बट नॉट इन दिस ईयर बट इन नेक्स्ट ईयर। सही है, ये होगा। चलिए आगे सुने। हमने कहा कि भाई ये हिसाब किताब है। अब आगे कहता है कि भाई टैक्स अथॉरिटीज जो अलाउ करती हैं एक्सपेंस को किस बेसिस पे करती हैं? पेमेंट बेसिस के ऊपर। यानी आपकी जेब से आज जो भी गया है टैक्स वाले की नज़र में क्या है? पर उससे पहले आपको ये देखना है कि आपने अकाउंटिंग में क्या हरकत की हुई है, ऐसा है? चलें अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पे रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आपने कितनी निकाली है? हाँ जी बाकी भी बता दें। 113,998 ऐसा है रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू। चलें गुड। अच्छा रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू जो आपने निकाली भाई 113,998 वाली, सही है, पर आपने एन्यूटी इन एडवांस लगाया उस पर? टेक्निकली 114,000 आ रहा है, सही है, ओके। क्योंकि ये मैंने एक्सेल पे किया तो ये एक्यूरेट उठा के दे रहा है मुझे, सही है। चलें गुड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स तो आपके पास आ गई। अब आपको निकालना है राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। अच्छा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के लिए आपने डाउन पेमेंट ऐड की, आईडीसी ऐड की, ये आ गया, कोई मसला? अच्छा आपने एक एंट्री बना दी भाई, आपके लिए एंट्री भी बनाते हैं यहाँ पे। आपने एक एंट्री बना दी ROU डेबिट, सही जी, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से भाई?
40 से, और सर कैश क्रेडिट, यही है। चलिए जी, अब आप जुलाई 19 से शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे। अब मैं यहां पर आ गया, मैंने कहा सर इसको हटा देते हैं। ये जो ओपनिंग देख रहे हो ये कब की फिगर है? जुलाई 1 की है। मैंने क्या किया, पहला रेंटल तो पहले दिन कटा दिया, फिर मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, फिर मैंने कहा मेरा प्रिंसिपल सेम रहा, क्योंकि मैं रेंटल की पेमेंट कब करूंगा? 1 जुलाई को, यानी अगले साल 2020 में। तो यानी हमें एक बात समझ आई कि हम अभी एज ऑफ नाउ जो इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे वो सिर्फ ये है, पर अगले साल जब लगेगा तो अगले साल में फिर इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो बचा कुचा था इसके ऊपर 6 महीने का मजीद इंटरेस्ट बुक करूंगा और फिर रेंटल पे करूंगा, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद। ऐसा है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है? यानी जो मेरा रेंटल है ये वाला, इसमें से मैं एक ये वाला इंटरेस्ट माइनस करूंगा, एक ये वाला इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट आएगी 179,447 की। देखो यहां पे आ रही है, क्योंकि अब मैं आपसे पूछूं तो ये मेरे बैलेंसेस बच्चों कब चेंज होंगे? दिसंबर में या जुलाई में? जुलाई में चेंज होंगे। ऐसा है? तो भाई आपके बैलेंसेस तमाम जुलाई में चेंज होंगे, कोई मसला? ओके, अब as far as P&L is concerned, तो मुझे एक बात बताओ, P&L के अंदर मेरे पास बहुत फोकस होकर देखना, क्या ये एक एक्सपेंस आ गया अकाउंटिंग एक्सपेंस जिसको मैंने येलो किया हुआ है? ऐसा है? और P&L में मेरे पास एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो आपका आ गया ये अकाउंटिंग एक्सपेंस, ये क्या आ गया जानी? अकाउंटिंग एक्सपेंस। टैक्स वाला बोलेगा मैं तुम्हें रेंटल अलाउ कर रहा हूं, मैं तुम्हें डाउन पेमेंट अलाउ कर रहा हूं, मैं तुम्हें आईडीसी अलाउ कर रहा हूं, तो ये आ गया। अच्छा, अब आप अपेरेंटली देखें इन दोनों को, तो डेप्रिसिएशन कैसे आया भाई? 6 महीने का। ROUA डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12। सही है जी। अब मुझे बताएं, टैक्स वाला मुझे जो डिडक्शन है वो ज्यादा दे रहा है, लॉजिक भी है उसके पीछे। मैं एक चीज को कैपिटलाइज करके ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट कर रहा हूं, वो दस्ती दे रहा है। ऐसा है? तो जब वो दस्ती दे रहा है तो उसका एक्सपेंस है ज्यादा, तो वो लेस करवा देगा, तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोकेगा। बात है ना सही? अच्छा, पता है ये टैक्सेबल डिफरेंस भी है, क्यों? रीजन है, आगे जाके जब मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ ना अपनी सुकून से, वो बोलेगा भाई मैं तो पहले ही दे चुका हूं, इसको क्या करो? तो टैक्सेबल डिफरेंस हो गया, जिस पे आगे जाके टैक्स लगेगा, जबकि बनता इस साल है, क्योंकि वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। तो जब आपने इसको लेस किया तो आपने उस पर क्या बुक किया? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। बात क्लियर है? यानी अब अगर मैं अपने P&L पे जाऊं, P&L अप्रोच देखो, तो डेप्रिसिएशन और लीज एडजस्टमेंट 292,405, यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? मैं वैसे बताऊं सवाल में गिनती की है ही 4 एडजस्टमेंट। यस, तो अब जो गिनती की 4 एडजस्टमेंट है ना, उसमें जो बकाया है ना वो बाकी कुछ भी नहीं है, मेन ये थी। अब इसके बाद क्या बचती है? एसोसिएट। 1 साल क्लियर हुआ ये वाला फॉर द ईयर? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ये क्लियर हुआ? जानी? गुड। अब देखें, हमाद लिमिटेड परचेज 30% इन्वेस्टमेंट इन फरूक लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1750। सर ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी एंट्री ये बन गई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी आगे। फिर हमने कहा कि भाई शेयर कैपिटल 1 मिलियन दिया हुआ है हमारी एसोसिएट का, और रिटेन अर्निंग दी हुई है इतने की, जनवरी 1 को परचेज की गई है। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे कैरी हो रही होती तो मुझे कोई मसला नहीं था, पंचायत ही नहीं होती। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 19-20 फरूक लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का और 1450 का। फिर फरूक ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 21 में, 20 में और 19 में। डिविडेंड रिलेटेड टू 2020 इज स्टिल रिसीवेबल, लीज कंसर्न्ड अबाउट इट। इसका मुझे अभी कोई पंचायत नहीं है। व्हाट वी आर वर्किंग फॉर 2000
19। चलें जी, हमने कहा, तू नीचे ला रहा है ना, सही है। हमने कहा कि सर अगर अब मैं देखूं तो कैपिटल गेन कितने पे टैक्स होगा? 15% पे। सही जी, कैपिटल गेन कितने पे टैक्स होगा? 15% पे। और टैक्स ऑन डिविडेंड होगा कितने पे? 10% पे, जो कि 2021 से एग्जाम्प्ट है, जो कि 2021 से एग्जाम्प्ट है। चलें अब आगे सुनिएगा। हमने कहा कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15%, जो कि 2021 में 20% पे टैक्स होगा, जो कि 20 में एडवांस में इन्होंने, यानी 19 में इसकी कहानी मुझे पता नहीं थी। तो अब हमने कहा हमारे लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को किस पे रखता है, और टैक्स अथॉरिटीज टैक्स करती हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन को किस बेसिस पे? रिसीट बेसिस पे। तो मैं आ गया यहां पर, मैंने कहा सर अगर मैं अपनी एसोसिएट की वर्किंग देखूं तो ये बात समझ आती है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। देख लो सवाल में ही गिवन है, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। मैंने कहा कि सर इसने जब कमाया तो 5 लाख रुपए इसने कमाए और 12% का क्या दे दिया? डिविडेंड। एक बात तो अपने भेजे में फिक्स करो कि इस रिटेन अर्निंग के अंदर डिविडेंड शामिल नहीं है, तो यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा फ्रॉम एसोसिएट। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आपका हिस्सा आपकी जेब में आ चुका होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ऑनलाइन वाला पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया और मैंने कहा मेरा इसका शेयर बनता है 30%। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, मैं दोबारा बता दूं? ओके, देखें 4880 कैसे आया। एक मिनट पहले सबर। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, सही है, ये ऐड कर लिया। मैंने कहा जब इसका रिटेन अर्निंग आप देखेंगे तो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड लेस होता है। तो उसने अपने तमाम शेयर होल्डर्स को 12% का क्या दिया होगा? डिविडेंड दिया होगा, ऐसा ही है। तो हमने कहा जब मैं यहां पर आया तो मैंने कहा भाई इसका 12% मैंने यहां से हटा दिया, तो ये आ गया। अब ये रिटेन अर्निंग डिविडेंड से पाक साफ है, एज इफ कि आपको बैलेंस शीट दी हुई होती तब भी ये रिटेन अर्निंग के अंदर डिविडेंड नहीं होता। तो अब ये बात समझ आई कि इस कंपनी ने, इसको अलैदगी में भी देख सकते हैं, इस कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है? 5 लाख रुपए का। प्लीज सुनिएगा, इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का। इस कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है? 1,20,000 का। क्या मैं कह सकता हूं कंपनी ने कमाया इतना, बांटा इतना, तो इसके पास बचा इतना? देखो 380 मैच होता है, इसके पास बचा इतना, तो क्या ये 380 की अमाउंट उसने बंटवारा किया या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? इसका मेरा हिस्सा कितना है? 30%, वो आ गया 114। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इस एसोसिएट से कुल मिला के इसके प्रॉफिट का 30% कमाना था, जिसमें से इसका 30% मुझे मिल चुका है, इसका 30% मुझे मिलेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं टोटलिटी में मैंने 36 और 114 ही कमाया है? 36 और 114 ही कमाया है। कुछ मेरा डिविडेंड के नाम पे आ चुका है, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मैंने शेयर ऑफ प्रॉफिट में, इन्वेस्टमेंट में पार्क कर दिया होगा। बात क्लियर है? क्योंकि हमने ये सीखा था एसोसिएट की क्लास में कि शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि जो मिल गया वो तो मिल गया ना, वो तो कैश या डिविडेंड रिसीवेबल की फॉर्म में आ गया है। यानी बात क्लियर है? आप जल्दी बताओ बच्चों। ओके, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि सर गुडविल भी तो आई होगी। भाई गुडविल तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही होगी ना, उस पर कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अब मेरी बात का जवाब दो, अब मेरी बात का जवाब दो, आपके पीएनएल में टोटल इनकम कितनी होगी? 150 की। ये क्लियर है? यहां तक पहुंच गए। 1,50,000 रुपए की आपके पीएनएल में क्या मौजूद है? इनकम मौजूद है। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है? जल्दी बताओ। 150 की। अच्छा अब सवाल में गए, मैंने कहा सर सवाल के अंदर अगर 1,50,000 रुपए की मैं इनकम देखूं तो वो पहले समझ लो क्या क्या रहा है। वो बोल ये रहा है डिविडेंड
और कैपिटल गेन दोनों रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स होते हैं दोनों, और कंपनी की इंटेंशन है कि वो बेचेगी इसको। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2019 का डिविडेंड रिसीव हो चुका है? क्योंकि रिसीवेबल का बताया नहीं है, तो रिसीव हो चुका है। अब जल्दी से मुझे बताओ, आपके पीएनएल के अंदर, आप सबके पीएनएल के अंदर 150 शामिल है, किससे कमाया हुआ? वेरी गुड, एसोसिएट से कमाया हुआ। अच्छा, जिसमें से 36,000 रुपए का वो टैक्स करेगा, पर वो भी कितने पे? 10% पे। वो भी कितने पे? 10% पे। ऐसा है, टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंट स्लैब रेट, ये तो अलग हो गई। अच्छा, कितना बच गया बाकी? 114, ये टैक्स नहीं करेगा क्योंकि रियलाइज। अच्छा, अब आगे जाके इसको बेचोगे ना, तो बेचोगे तो टैक्स कितने का लगेगा? 15% का। तो डेफर्ड टैक्स भी कितने पे बुक करूंगा? यानी मैं अपने पीएनएल की वर्किंग करते वक्त, टैक्स की वर्किंग करते वक्त पूरा 150 माइनस करूंगा, क्योंकि कुछ टैक्स होना है अलग रेट पे, कुछ टैक्स ही नहीं होना, उस पर डेफर्ड टैक्स होना है। पहले तो बात क्लियर है? ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ। 19 में पूरा 150 लेस होगा, 144 अलग, 36 अलग। 144 पे डेफर्ड टैक्स है, 36 पे टैक्स है दूसरे रेट के ऊपर। बात क्लियर है? तो आप क्या वापस बताऊं? बताएं, जल्दी बताएं, क्या रिपीट करूं? जल्दी बताएं। देखिए, आपके पीएनएल में बता देता हूं ना भाई, आपके पीएनएल के अंदर, आपके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखो, 144 भी और 36 भी। मैंने क्या किया? दोनों को लेस कर दिया। अच्छा, दोनों को लेस करने की वजह क्या है? नहीं, अब आप बोलेंगे 144 को तो वो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो इक्विटी अकाउंटिंग को नहीं मानता। पहली चीज तो आपने गेन बुक किया हुआ, तो आपने गलत बुक किया हुआ है कि नहीं? आपने अपने हिसाब से सही बुक किया हुआ, अकाउंटिंग इनकम है, पर वो है शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने अपने पीएनएल में पार्क करके इन्वेस्टमेंट को एनहांस कर दिया, जो कि कमा चुकी हो, रिसीव नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग। और डिविडेंड आप कमा चुके हो, रिसीव भी हो चुका है, पर टैक्स वाला कह रहा है मैं इस पे जो टैक्स रेट लगाऊंगा वो 10% है। तो मैंने 1,14,000 को इसलिए हटाया क्योंकि वो आज टैक्स नहीं होगा। पर इनकम किस साल की है? टैक्स कब होगी? क्या बुक करूं? डेफर्ड टैक्स। कितने रेट पे? क्योंकि आगे जाके जब बेचूंगा इस पे टैक्स कितना लगेगा? 15%। तो आज डेफर्ड टैक्स भी किस पे बुक करूं? 15% पे। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, आप क्लियर है? रुबाब आप क्लियर है? जल्दी से क्लैरिटी है? 36, 1,14, 36, 1,14 दोनों क्लियर है? ओके, ये तो हो गई यहां तक की कहानी। 150 का माइनस किया है मैंने इससे पहले, दिखाओ। ये अकाउंटिंग लॉस पता है क्या है? सही है, कंफ्यूज नहीं करो अपने आप को, ये कोई और चीज है। एसोसिएट का काम ये हुआ है, ये प्रॉफिट में था, मैंने कहा इसको हटा दो। बात क्लियर है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से भाई, जल्दी। सही है? ये क्लियर है? ओके गुड। अब मुझे बताओ, अच्छा ये देखो, ये चिल्लर एडजस्टमेंट्स हैं अभी, प्लीज ये तुम लोग मुझे बताओगे जरा, प्लीज फोकस के साथ। रेंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, इसकी कोई वर्किंग नहीं है, सीधी सीधी एडजस्टमेंट है। अच्छा, रेंट कैसे अलाउड होता है? पेमेंट बेसिस पे। अच्छा, रेंट अक्रूड आ रहा है मतलब लायबिलिटी है। अच्छा, अब जरा देख के बताओ, 18 का क्लोजिंग और 19 का क्लोजिंग दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस साल एक्सपेंस हुआ है कम, पे हुआ है ज्यादा। तो क्या टैक्स वाला 50,000 रुपये लेस कराएगा? गुड, 50,000 रुपये लेस करा देगा, जबकि हम एक्सपेंस ऑलरेडी पिछले सालों में बुक कर चुके होंगे, तो वो बिला वजह सेविंग दे रहा है। हम क्या बुक कर लेंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये देखो, ये रहा 50,000 रुपये। बात क्लियर है? पक्की बात है? इधर चलें जी, गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। आगे, प्रीपेड हमारे लिए एसेट है। अब इधर देखो, अब फोकस हो गया, 18 में 1,25 है, अभी 3,50 हो गया, बढ़ गया। यानी यूं सोचें, एक्सपेंस कम है, पेमेंट
एक्सपेंस कम है तो जो मेरी नज़र में एसेट है वो उसको ज़्यादा एक्सपेंस मान रहा है, वो क्या कराएगा? तो जैसे ही उसने मेरे बच्चों लेस करवाया तो कितना लेस करवाया? 225। इस पे भी क्या बुक कर लिया? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही। अब आगे आ जाओ। हमने कहा कंपनी ने 2018 में रिसर्च एक्सपेंस इंकर किया था 8 लाख रुपए का और टैक्स अथॉरिटी इसको 10 सालों में अलाउ करेंगी। अच्छा, इस साल हमारे पीएनएल में होगा ये? सोच लो। हाँ भाई, हमारे पीएनएल में नहीं होगा पर टैक्स वाला इसकी डिडक्शन देगा, पक्की बात है। अच्छा, टैक्स वाला इसकी डिडक्शन देगी इसको, जबकि हम पता है अल्लाह की कसम पहले ही कर चुके होंगे, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ होगा। नहीं, ये बात समझ, हमने इनकम बुक करके क्लेम कर लिया होगा, आज वो क्या हो रहा होगा? रिवर्स हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। ऐसा ही है। अच्छा, रीअसेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर द ईयर फॉलोइंग इन करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब है 2020। इसका भी यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बच्चों इधर देखना यार, तुम लोगों ने यहां तक पहुंचाया, वेरी गुड। इधर देखो, जैसे ही तुमने ये सारी एडजस्टमेंट्स की तुम्हें क्या मिल गया? टैक्सेबल इनकम। मुझे याद आई एक चीज कि मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ है लॉसेस पे पिछले सालों का। मैंने क्या किया पता है? इसको डिवाइड किया, मुझे पता लग गया इतने के लॉसेस मुझे हुए थे, जिसको मैंने क्या किया होगा? एसेट बुक कर लिया होगा। जिस साल का फायदा है, जिस साल का मैंने लास्ट ईयर बुक कर लिया होगा। क्या आज मैं इसको क्लेम कर सकता हूं? पक्की बात है। मैंने क्या किया सर, मैंने आज इसको आके क्लेम कर लिया 1,50,000 रुपए से। तो आज मैं क्या करूंगा? उस एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लूंगा। बात क्लियर है? पक्की बात है। क्योंकि टैक्स वाला सेविंग कब दे रहा है? जल्दी बताओ। आज टैक्स आपके पास लॉसेस थे ना, कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस। टैक्स वाले ने कहा था जब इनकम हो तब ले लेना, जबकि हमारे अकाउंटिंग के हिसाब से बचत किस साल की थी? मैंने बचत क्लेम कब की? क्या बुक करके? एसेट। मुझे पता है टैक्स वाला आगे जाके बचत देगा, तो जब टैक्स वाला मेरे बच्चों आगे जाके बचत देगा तो क्या मैंने उस बचत को अकाउंट फॉर किया? यस। तो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, तो मेरा करंट टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे याद आएगा ये बचत किस साल की थी, मैं पहले ही क्लेम कर चुका हूं, इस बार भी कर ली तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। तो मैंने क्या किया? एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लिया। जानी ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ खुदा के वास्ते ये क्लियर है? जल्दी से प्लीज। अच्छा, ये आ गई टैक्सेबल इनकम। फिर मुझे आ गया नेट टैक्सेबल इनकम के बाद इसके अंदर एसोसिएट की भी तो इनकम है। तो क्या वो टैक्सेबल इनकम नहीं थी? थी, बिल्कुल थी। तभी उसको लगा के चेक किया। फिर मैंने कहा कि अब इसमें से जो 1,14,000 है वो तो टैक्स ही नहीं करेगा। नहीं, ये बात समझ, वो तो टैक्स ही नहीं करेगा ना। क्यों नहीं कर रहा भाई? वो टैक्स वो रियलाइजेशन पे करेगा। तो क्या अकाउंटिंग इनकम नहीं है? क्या बुक करूंगा? डेफर्ड एक्सपेंस। कौन से रेट पे? 15% पे। क्लैरिटी है? अच्छा, तो ये डिविडेंड क्यों माइनस किया? डिफरेंट रेट पे टैक्स होगा, पर टैक्स होगा। तो अब हमने कहा कि ये वो वाली इनकम आ गई मेरा भाई 152,595 की, जिस पे सलंग 25% चिपका दो। ऐसा है? सलंग कितना चिपका दिया? 25% चिपका दिया। ऐसा है? 25 ही है ना? हाँ जी मेरे बच्चों बताओ, क्लियर है? वेरी गुड यार। चलें, मैंने कहा कि सर इसके ऊपर आपने करंट टैक्स भी दे दिया डिविडेंड वाला। टोटल करंट टैक्स कितना आ गया? 41,749। 41,749। अब ये करंट टैक्स के अंदर क्या ऐड कर दूं? डेफर्ड टैक्स। प्लीज कैलकुलेटर निकालें, प्लीज कैलकुलेटर निकालें भाई। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं इन सब पे और इन सब पे? प्लीज इन सबको प्लस करो, प्लीज इन सबको प्लस करो। ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, इन सबको प्लस करो जो तुम्हें दिख रहे हैं, सब पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है ना? आपके सामने है। पहले कर दो, बात नहीं है, मसला कोई भी नहीं है भाई। हो गया? प्लस होगा सारे?
इसके ऊपर लगा दो 25%। फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स आएगा, कौन सा? फॉर द ईयर का। जल्दी बताओ कितना आता है मेरे बच्चों? 2243। अच्छा, पर इसके बाद एक और डेफर्ड टैक्स बुक होगा 1/14 पे। कितने परसेंट पे? 15% पे, क्योंकि ये भी फॉर द ईयर की इनकम है, बट टैक्स होनी चाहिए आज या कल 15% पे। जल्दी बताओ भाई। 241451 टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया 283 200 यहां तक क्लैरिटी है? सारे मंजन क्लियर हैं? हाँ भाई बच्चों जल्दी बताओ। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं प्रैक्टिस लेवल की करा दूंगा, तुम लोग खाली बोलोगे सर बैठना भी है, 11 तक बैठना है, 11:30 तक बैठना है, पूरा दिन लगा दें, पर प्रैक्टिस करो। अब टाइम कॉन्सेप्ट का खत्म हो चुका है, जो था क्लास से खत्म, अब अप्लाई करो। जानिए यहां तक कोई मसला? 41749 बता दें कौन सा? ये यानी ये तो इन दोनों का सम है ना, करंट टैक्स का बना हुआ भी तो है, पूरी कैलकुलेशन है, ये तो रही आसान, इसमें क्या मसला है? हाँ भाई अगेन आखिरी बार पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, करंट और डेफर्ड क्लियर है? कौन सी पेमेंट? देखो ना, ये जो रेंट अक्रूड की बात कर लेते हैं, आ जाओ। यहाँ पे रेंट अलाउड होता है पेमेंट बेसिस पे, सही है। अब अक्रूड रेंट का मतलब है ओपनिंग लायबिलिटी 7 लाख थी, क्लोजिंग लायबिलिटी 650 है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कम होने का मकसद ये पिछला भी सेटल हुआ है, यानी इस साल जो एक्सपेंस हुआ वो तो सेटल हुआ ही है, पिछला भी सेटल हुआ है, तो पिछला जो सेटल हुआ है उसने पहले तुम्हें एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं किया होगा, आज तुम्हें वो कह रहा है ले लो। हमने तो इसका एक्सपेंस पहले ही क्लेम कर लिया होगा ना, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके, आज मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस कर लूंगा। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बता दो, खुदा के वास्ते तुम लोगों से पूछ रहा हूं, क्लैरिटी है 100% यहां तक सबको? गुड। अब आ जाओ, अब रिकंसिलिएशन बनाए। ये रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट देखूं तो ये आ रहा है 3 लाख, ये आ रहा है, ये परमानेंट डिफरेंस कौन से दिखते हैं तुम्हें? देख के बताना। ये वाला एक। अच्छा क्या ये बात मानते हो ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट में, ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट में 114 शामिल है, कितने परसेंट पे? वेरी गुड। नीचे कितने का फर्क? ऐड करूं हटाऊं? हटा देंगे, पक्की बात है, वेरी गुड। अच्छा डिविडेंड ऊपर कितने पे? असल में कितने पे? कितने से हटाऊं? 15%। और कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं? वो जो टैक्स लॉसेस हैं वो लास्ट ईयर आया होगा, इस साल वो एडजस्ट हुआ है। क्लियर है? तो हमने कहा कि देखें आपके सामने अगर ये दो डिफरेंसेस को मैं एडजस्ट करूं तो क्या मेरी रिकॉन बैठती है? यस बैठती है। पहले साल का पीएनएल खत्म हुआ है, बैलेंस शीट अभी, क्योंकि अगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई तो आप ये बात समझें कि अगला साल आपसे हो ही नहीं सकता। क्यों? चेंज इन टैक्स रेट। तो आपका समय शुरू होता है, आप बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग इस साल की जल्दी। एंड अगेन ये क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं बनाया मैंने, तुम्हारे पैरामीटर्स के हिसाब से बनाया, पर दिस इज अलार्मिंग, मतलब यू गाइज नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यानी बना रहे हो बैलेंस शीट ऑनलाइन वाले? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। बैलेंस शीट अप्रोच से पूरा मुझे एजेड का बैलेंस निकाल के दो, हर एक लाइन आइटम के ऊपर कितने कितने लाइन आइटम है, पहले जल्दी तुम लोग भी बताओ, एक एक करके बताओ सारे। पीपी, आरओयू है, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल, और प्रीपेड है, प्रीपेड प्रीपेड है। अच्छा अक्रूड, अक्रूड तो एजेड पे आएगा अक्रूड का, यस। चलो अक्रूड भी हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होगा, रिसर्च होगा, कितने हो गए? 8।
देखो जल्दी से करके देखो, लॉस आएगा या जीरो? जीरो हो जाएगा ना, खत्म हो गया। ओपनिंग में था, क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग में नहीं रखोगे तो कट गया वो। आगे ये रहा भाई, पीपी का बैलेंस ये है, टैक्स बेस ये है। अब मैंने कहा कि भाई जहां जितना एसेट कम वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा। एसेट कहां कम दिख रहा है आपको? उसमें टैक्सेशन में। तो मैं ये समझ पा रहा हूं उसको देख के, और आपको भी यही समझना चाहिए कि आज तक मुझे डेप्रिसिएशन टैक्स वाले ने ज्यादा अलाउ की है, तो आज तक की टैक्सेबल इनकम कम रही होगी ड्यू टू दिस डिडक्शन। अकाउंटिंग टैक्स रहा होगा ज्यादा, तो हमने आज तक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी। यह आ गया 3,25,000। ये सही था? हाँ जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ये सही था? अच्छा, ROUA यही है। ये ROUA आपको कैसे आया भाई? आपके 6 महीने के डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। ये क्लियर है जानी? ROUA क्या बता दूं? बता दूं? ये देखो, ROUA आपने कैपिटलाइज कितने पे किया था मेरे बच्चों? ये है ना 1,335,000। इसमें से 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल दो तो ROUA ये आ गया। अच्छा, अब आप यूं सोचें, एक चीज जो आप अमोटाइज करेंगे उसने वन टाइम रेंटल में अलाउ कर दी है, तो उसका एक्सपेंस है ज्यादा। जब उसका विद रिस्पेक्ट टू ROUA, जब उसका एक्सपेंस है ज्यादा, तो आपने कहा भाई उसने टैक्सेबल इनकम को कम कर दिया, किसी इनकम को टैक्स होने से रोक लिया। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ROUA हमने इसके ऊपर क्या बुक कर ली? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वाई टैक्स बेस इज जीरो? वो मानता ही नहीं। अच्छा, जब वो ROUA को नहीं मानता तो उसकी लीज लायबिलिटी को भी। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई मैं लीज लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो है कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा, तो इसलिए उसकी टैक्स बेस क्या है? जीरो है। तो हमने, क्योंकि हमें लीज लायबिलिटी पे डिडक्शन मिलनी है अकाउंटिंग के हिसाब से, तो मैंने इसके ऊपर क्या बुक कर ली? डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट। सेम इज द केस फॉर इंटरेस्ट पेएबल। सर इंटरेस्ट पेएबल क्यों लिया आपने? क्योंकि अब वो अगले 6 महीने में बुक होके पे होगा। क्लैरिटी है? ये 3 यहां तक की चौरंगियां क्लियर है मेरी जान? पक्का? चलो जी, गुड, ओके। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जरा बात समझिएगा। इन्वेस्टमेंट जल्दी बताओ, तुम लोगों ने खरीदी कितने की थी? हाँ भाई, 1,750,000 की, ऐसा ही है। इसके अंदर आपने शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड कर दिया था, जिससे ये वैल्यू क्या हो गई थी? इनहांस 1,14 से। जबकि टैक्स वाला कह रहा भाई मैं तो वहीं खड़ा हूं। मेरी नजर में अब एक गेम समझो यहां पे, आगे जाके जब आप इसको बेचोगे ना, अल्लाह की कसम आपकी बुक्स में जो गेन आएगा वो कम होगा, टैक्स वाले के हिसाब से ज्यादा होगा। टैक्स वाला बोलेगा बाबू इस पे टैक्स दे, जबकि हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के नाम पे। तो ये वही तो डिफरेंस है 1,14 का, जो आपकी इन्वेस्टमेंट में छुपा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्या बुक कर लिया? एक्सपेंस, क्योंकि पहला ही साल है। बात क्लियर है? जानी बताओ जल्दी, ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है? हाँ जी मेरे बच्चों जल्दी। ओके, रेंट अक्रूड, आपने जो रेंट अक्रूड किया हुआ, मतलब आप लोगों ने आज तक इतनी लायबिलिटी बुक की हुई है एक्सपेंस बुक कर करके, उसने आज तक इसको एक्सपेंस ही नहीं माना। तो आप लोगों ने सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम और एसेट क्रिएट किया होगा। ये आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए जो एसेट है उसके लिए एक्सपेंस है, तो आपने, उसने जब इनकम को टैक्स होने के आज तक रोका होगा, तो आपने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी। और रह गया रिसर्च, आप जो वन टाइम एक्सपेंस बुक करके बैठे हुए वो ओवर द पीरियड दे रहा है, ऐसा है? तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने 6,40,000 रुपए का एक्सपेंस आज तक नहीं माना? तो हमने सेविंग क्लेम करने के लिए आज तक डेफर्ड टैक्स इनकम और उसके अगेंस्ट में क्या रखा हुआ होगा? एसेट। हमारे पास नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 1,80,201 की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला साल खत्म हुआ है। अभी क्या शुरू होगा? 2020 शुरू होगा। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात क्लियर है? यहां तक पहला साल।
और मैं अगेन बताऊं, इसमें जितना तुम लोगों ने टाइम लिया है लगना नहीं चाहिए, ऑनेस्टली नहीं लगना चाहिए, सीधी बात है। तो अब इसका जो हल है, क्योंकि 2 तो बच चुके हैं, खैर अगला साल आप करेंगे और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं इसका सोल्यूशन अभी नहीं दे रहा। एग्रीड है? एग्रीड है भाई? एग्रीड है ऑनलाइन वालों? नहीं, पीडीएफ नहीं शेयर करूंगा, पीडीएफ नहीं शेयर करूंगा। तो या तो एक शर्त पे शेयर करूंगा कि मैं सिर्फ 20 की फिगर हटा के दूंगा, सही है? 20 की हटा देता हूं, ये शेयर कर लेता हूं, सही है? चलो डन हो गया। बाकी 20 आपने करके आना है, कलम करेंगे उसको, सही है जी? चलें जी, अल्लाह हाफिज़। देखो मैंने कहा आरओयूए हमारे पास अकाउंटिंग बेस आ रही है, जिसकी टैक्स बेस क्या है? टैक्स बेस ये इसलिए क्योंकि कहता है मैं किसी राइट को मानता ही नहीं हूं, मेरी नज़र में जो रेंटल है वो एक्सपेंस है। क्लियर है? तुम एक चीज को 5 सालों में स्प्रेड करोगे, उसने वन टाइम एक्सपेंस दे दिया, तो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक दिया। आपने बोला नहीं भाई मैं तो बुक करूंगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी, आरओयूए साइड में हो गया। लीज लायबिलिटी पे तुम एक्सपेंस बुक करना चाह रहे हो, जबकि वो कह रहा है निकलो यहां से, मैं तो रेंटल दे चुका। बात समझ आई? तो जब वो तुम्हें कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहा, तो तुम सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक करोगे? डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में एसेट। बात क्लियर है? तो ये हो गया आरओयूए और लीज लायबिलिटी का पर्सपेक्टिव। सेट है? रिसर्च एक बार बता दूं, देखो रिसर्च के अंदर आपके सामने अगेन, रिसर्च आपने वन टाइम एक्सपेंस बुक कर लिया होगा एज पर IAS 38। वो आपको कह रहा है तुम मुझसे कितने सालों में लो? 10 सालों में। तो आज तक उसने 8 सालों का एक्सपेंस मुझे अलाउ, तो मैंने डिडक्शन क्लेम करने के लिए आज तक उस पर इनकम और एसेट रखा हुआ होगा। क्लियर है राहुल? जल्दी बताते जानी। हाँ जी, तो हमने आपके सामने, तो देख के जाओ फिर वरना रह जाएगा। ये हमने इसको छुपा दिया, ये गायब हो गया, सही है? हमने कहा इसको छुपा देते हैं, सही है? डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग तो तुम लोगों को पता ही है ना, इसको छुपा देते हैं, इसको रख लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए ओपनिंग। पीपी 2019 भी तुम लोगों ने, सही है? मैं ये जो पीपी का 2020 का अकाउंट है इसको हाइड कर रहा हूँ और इसको हाइड कर रहा हूँ, और ये भी। असल गेम पता है खतरनाक गेम कहाँ पर है, कौन से साल में? 2020 में। लीज तो बाकी खैर चलो तुम लोग कर ही लोगे, तो इसलिए मैं उसको नहीं हटाता, बाकी एसोसिएट रहने देता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, सही है? तो मैं ये आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन भेज रहा हूँ विथ ओनली 1 ईयर। चलें जी, गुड लक फॉर 2020। सही जी, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। कल सुबह होगी इंशाल्लाह।